नागपुर चलचित्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित नागपुर फिल्म फेस्टिवल के आज के दिन के इस विशेषज्ञ सत्र में आप सभी का स्वागत है। सिनेमा के लिए पटकथा लेखन ये इस सत्र का विषय है और तज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं निधि सिंह धर्मा जी, जो एक प्रख्यात लेखिका और निर्माता भी है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं मैम। और आज के इस सत्र का मॉडरेटर के रूप में हमारे साथ है आरजे तेजल जी। इनका मैं इंट्रोडक्शन दूं इसके पहले आप ही सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और एज द नेम सजेस्ट शी इज़ अ फेमस आरजे और उनके बारे में मैं आपको जल्द ही बताऊंगी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। आप दोनों कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। दोस्तों, फिल्में जो होती हैं एक कहानी जो लेखक के मन में आकार लेती है और उसे मूर्त रूप देता है स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर। डायलॉग अगर फिल्म का शरीर है तो मैं कहूँगी स्क्रिप्ट उसकी आत्मा है। तो ऐसी काफ़ी फिल्मों को अपनी आत्मा प्रदान करने वाली निधि सिंह धर्मा जी आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। वे लेखिका और फिल्म निर्माता है जिनका काम व्यावसायिक संवेदनशीलता और भावनात्मक रूप से प्रेरित कहानी कहने की कला का मिश्रण है। मिशन मंगल सहित कई उल्लेखनीय परियोजनाओं में आपने योगदान दिया है, जहां एक लेखिका के रूप में आपने काम किया है। अभिषेक बच्चन अभिनीत फिल्म SSS 7 के लिए भी उन्होंने संवाद लिखे हैं। अपनी रचनात्मक सीमाओं का विस्तार करते हुए हाल ही में एक भावनात्मक ड्रामा थ्रिलर फिल्म ब्रिज का उन्होंने निर्देशन भी किया है, जो वर्तमान में पोस्ट प्रोडक्शन में है और इसमें R माधवन जी और राशि खन्ना जी मुख्य भूमिका में हैं। एक उद्यमी और स्टाइलिस्ट के रूप में फैशन जगत में शुरुआत करने के बाद उन्होंने न्यूयॉर्क से पटकथा लेखन का शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण भी लिया है और आज उनकी बहुमुखी सिनेमैटिक शैली को उन्होंने आकार दिया है। ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्ति आज हमारे विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। निधि सिंह धर्मा जी का स्वागत करने हेतु मैं जयगाला जी से विनती करती हूँ। साथ ही इस सत्र के मॉडरेटर के रूप में हमारे साथ है आरजे तेजल जी। आप अपनी मेयर उपस्थिति के साथ और अपनी होस्टिंग कौशल्य और ऊर्जावान संवाद के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इसके अलावा इंटीरियर डिजाइन के प्रति उनका जुनून उन्हें सौंदर्यपूर्ण और कार्यात्मक डिजाइन बनाने में सक्षम बनाता है। एक सक्रिय थिएटर कलाकार भी हैं और उन्होंने कुछ लघु फिल्में भी लिखी हैं। तेजल जी इस सत्र में मॉडरेटर के रूप में हमारे साथ तो है ही, पर अपने विशेष चाय सत्र जायका में कैसे उन्होंने एक वक्ता और कलाकार के रूप में अपनी क्रिएटिव जर्नी की है वो उससे भी हमें अवगत कराएंगे। तेजल जी का स्वागत करने हेतु मैं जयगाला जी से विनती करती हूँ। बिना विलंब किए मैं इस चर्चा की कमान आरजे तेजल जी के सौंपती हूँ और उनसे विनती करती हूँ वे सत्र का प्रारंभ करें। थैंक यू सो मच मैम। आपने जिस तरीके से यहाँ पर हमारे बारे में बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पहले तो आप सभी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही मास्टर क्लास के बारे में मैंने सुना, मुझे लगा कि मास्टर क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपसे हम आज जान पाएंगे। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी मैम कि कैसे आपने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की, क्योंकि बीइंग इन अ फैशन, फिर वहाँ पर क्योंकि किसी भी करियर पाथ को जब हम चूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। उसके बाद अचानक से उस स्ट्रीम को बदलना, किसी और स्ट्रीम में चले जाना, फिर से वो रिस्क लेना, तो हाउ डिड यू स्टार्टेड और आपको कैसे लगा कि हाँ यही है जो मुझे करना है? इसका थोड़ा सा जवाब मैंने पैनल डिस्कशन के टाइम भी दिया था, बट ये थोड़ा लंबा जवाब होगा। इमेजिन लिटिल गर्ल, 9-10 साल की, 8-9 साल की लड़की
मेरे स्कूल में एक टीचर थी, वो बहुत एनकरेज करती थी डायरी एंट्री के लिए। और जब मैंने वो लिखना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रोज़ जाके आज स्कूल में क्या किया, क्या हुआ, सब मैं डायरीज़ में लिखती थी। अब ऑब्वियसली आप रोज़ एक ही बात तो नहीं लिखेंगे, कभी कभार कुछ कुछ दिन जो होते हैं वो थोड़े कॉमेडी होते हैं। कोई स्लिप हो गया, कुछ हो गया, आपने जाके एंट्री कर दी। कभी कुछ थ्रिलिंग हो जाते हैं, आप साइकिल से जा रहे हो और गाय पीछे पड़ गई और आप कैसे थ्रिलिंग वे में उसको आप गेट के अंदर एंटर किया, आपने गेट बंद कर दिया, तो वो एंट्रीज कभी थ्रिलिंग हो जाती थी। ऑब्वियसली उस टाइम पे जॉनरा के बारे में नहीं पता था कि वो डायरी में जो पेजेस में भर रही हूँ वो हर पेज कोई ना कोई इमोशंस के साथ लिख रही हूँ। पर बचपन से मैं क्रिएटिव थी, थोड़ा ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब करना, डिज़ाइनिंग किया। और मैं उस हर डिज़ाइन के साथ मैं एक स्टोरी बना के भेजती थी, क्योंकि हमें स्कूल में सिखाया गया था कि हर डिज़ाइन के पीछे एक स्टोरी होती है, एक हिस्ट्री होती है। वहाँ से टू इम्प्रूव दैट, मैंने कभी नहीं सोचा था मूवीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मूवीज़ के बारे में स्टार्स पता होते हैं, डायरेक्टर्स पता होते हैं, और अब जाके थोड़े राइटर्स भी फेमस होने लगे, स्पेशली हिंदी सिनेमा में। और तो कोई डिपार्टमेंट नहीं पता था, वो तो मूवीज़ में आने के बाद पता चला है। तो मैंने न्यूयॉर्क में थी, मैंने वहाँ सोचा कि ठीक है, मैं अपने क्लाइंट्स को बना के देती हूँ डिज़ाइंस, उसमें थोड़ा सा क्रिएटिव राइटिंग करती हूँ, तो थोड़ा सा और अपना स्किल्स डेवलप कर लेती हूँ क्रिएटिव राइटिंग के लिए। तो मैं क्लासेस जाती थी। वहाँ मैं एक बार अपने एक फ्रेंड को ड्रॉप करने जा रही थी, तो वहाँ ओपन सेशन चल रहा था स्क्रिप्ट रीडिंग का। मुझे ज़ीरो नॉलेज था कि स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं और स्क्रीन प्लेस क्या होते हैं। जब मैं वहाँ बैठी, मैंने सोचा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, हाँ ठीक है, ऐसे डायलॉग्स चल रहे हैं, सब चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ठीक है, स्टोरीज तो मैं भी लिख रही हूँ, लेकिन ये कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा यार, आइडियाज़ तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, अगर वो स्क्रीन पे बनेंगे तो अच्छे लगेंगे। सो आई स्पोक टू देम। उन्होंने कहा कि पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट्स लिखते कैसे हैं। सो आई चोज़ कपल ऑफ सेशंस हियर एंड देयर, आई चोज़ अ स्कूल। मैंने वहाँ से स्क्रिप्ट राइटिंग सीखा। एक आइडिया बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था, तो मैंने सोचा उसकी शॉर्ट फिल्म बनानी चाहिए। एक शॉर्ट फिल्म बनाई, ऑफ कोर्स इतनी अच्छी नहीं लगी, ठीक है, हो गया, शौक था, पूरा हो गया, ख़त्म। पर एक महीने बाद मुझे वापस से, होता ना, एक बग ने काट लिया है, अब एक महीने बाद वापस से वो इच होने लगता है कि एक और आइडिया आया, मुझे वापस से एक और शॉर्ट फिल्म बनानी है। मैंने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई, वो बहुत अप्रिशिएट हुई, फेस्टिवल्स में चलाई, न्यूयॉर्क में स्क्रीनिंग हुई। फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं हर साल ना एक शॉर्ट फिल्म बना सकती हूँ, तो आई विल बी सैटिस्फाइड। वो बनाने के चक्कर में मैं इंडिया आ गई, और उसी के स्ट्रगल करते करते आई रियलाइज कि ठीक है, अब ये बग ने काट ही लिया है, तो यहाँ ये भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं कितना लंबा इसमें चल सकते हैं। सो या, दिस वाज माय लाइक बिगिनिंग ऑफ, कोई यूफोरिया मोमेंट नहीं था कि हाँ मुझे स्क्रीन राइटर बनना है या हाँ मैं ये कर सकती हूँ। बट आई थिंक कहीं था शायद लाइफ का हिंट, राइटिंग में पुश करना, या उसमें अच्छा लगना, लिखना अच्छा लगना। और फाइनली जब डेस्टिनी ने यहाँ पुश करके भेजा, तो एवरीथिंग जस्ट फेल इन प्लेस। जैसा आपने कहा कि हर बात में एक कहानी होती है, तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि न्यूयॉर्क से यहाँ तक की कहानी तो आपने बता दी, पर बॉलीवुड में एंट्री की कहानी कैसी रही? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस में भी ऐसे कई लोग होंगे जो लिखते हैं, पर लिखने के बाद उस लिखने का करना क्या है, आगे कैसे बढ़ेंगे या बॉलीवुड में कैसे जाएंगे, ये हमारे मन में अक्सर ये सवाल रहता है। तो आपकी वो जर्नी कैसी रही बॉलीवुड में एंट्री? Yeah, so I think this is just an extension of the answer I was giving earlier. मैं शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए इंडिया आई, और वो शॉर्ट फिल्म नहीं बन रही थी। somehow I spent 6 months, 8 months. Things were not falling in place. मैंने सोचा क्या किया जाए, मैं वापस जाती हूँ। पर क्योंकि अब आप लिखने लगे हो तो आप बहुत सारा रिसर्च करते हो, आप बहुत कुछ रीड करते हो, तो कभी भी, आई डोंट नो इफ इट हैपेंस विथ मी,
मैं कभी भी एक आइडिया पे काम नहीं कर रही होती हूँ, यूजुअली 2-3 आइडियाज चल रहे होते हैं साथ में। कोई बैक बर्नर पे रख देते हो आप, कोई किसी पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे होते हो, कोई प्रायोरिटी के साथ कर रहे होते हो। तो आई वॉज वर्किंग ऑन वन कोर्ट रूम ड्रामा, और उस टाइम पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 years बैक, इंस्टाग्राम इतना पॉपुलर नहीं हुआ था तब तक। उस टाइम पे 2 वेबसाइट्स थे, एक मीटअप ग्रुप और एक mandy.com। तो मैं मीटअप पे गई एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स जिनसे मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपको अपना ट्राइब तो ढूंढना पड़ेगा, राइट। सो आई थॉट कि मैं उनको कनेक्ट करती हूँ और प्रॉब्ली जैमिंग करेंगे तो लिखने में आसानी होगी। दिस इज़ हाउ आई कनेक्टेड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन जो सेम अकेडमी में पढ़े हुए हैं। तो वो बैंगलोर में रहते थे। हम लोगों ने ऑनलाइन ये सब जूम कॉल्स करना शुरू किया स्क्रिप्ट लिखने के लिए, और उन्होंने मुझे, एंड बाय द टाइम आई वाज ट्राइंग टू अप्रोच लाइक लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंड राइटर्स कि यार काम दे दो, यू नो मुझे आता है लिखने, ये रहे मेरे शॉर्ट फिल्म्स हैं, सब है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। कोई ऐसा बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है जहां आप कुछ अप्लाई कर सकते हो। इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक टाइप, जहाँ पर आप किसी को अप्रोच करो भी तो कैसे करो, उनके नंबर्स तो नहीं मिलते, एंड किसी को आप बोल दो ठीक है आपको राइटर की ज़रूरत है क्या, तो नहीं मिल रहा था। लाइक अर्लियर एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट डेस्टिनी। मेरे फ्रेंड ने बताया कि बैंगलोर में एक एसोसिएट डायरेक्टर हैं, वो राइटर ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा यार अभी तो सबने मना कर दिया है कि नए राइटर्स के साथ यू नो सब लोग एक्सपीरियंस चाहते हैं, बिना एक्सपीरियंस दिए सब, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन, जहाँ आप एक्सपीरियंस्ड हो तो हम आपके साथ काम करेंगे, लेकिन आप एक्सपीरियंस होगे कैसे जब तक आप काम नहीं मिलेगा, राइट। सो देन आई गॉट अ कनेक्शन कि एसोसिएट डायरेक्टर राइटर ढूंढ रहे हैं। आई मेट हिम, ही गेव मी एन आइडिया कि ऐसा ऐसा मैं लिखना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी राइटिंग मांगी, हम मिले, थॉट्स अलाइन हुए, और हमने बहुत छोटी फिल्म से लिखना शुरू किया था। वी स्टार्टेड कि ठीक है एक हीरोइन, 2 हीरोइन करते करते, बट वी वर नॉट कन्विंस, वी वांटेड टू मेक श्योर दैट यू नो वी आर राइटिंग दिस मूवी जहाँ हमारे पास कैरेक्टर्स डेवलप होते जा रहे थे। तो इट वॉज जस्ट अ जर्नी, कैरेक्टर्स पे डेवलप होते जा रहे थे, एवरीबडी वॉज प्लेइंग अ पिविटल रोल, हमारे सारे कैरेक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट लग रहे थे हमें। देन वी वेंट टू फ्यू प्रोडक्शन हाउसेस, पिच देम, एंड it became Mission Mangal the way it became. So yeah, it was, I think it was also destiny, but also you have to wait for your chance, you know. It comes to you, you have to keep working, and it does come, you just have to show patience. Okay, तो ये तो जवाब मिल गया कि काम करते रहना है और पेशेंस के साथ काम करते रहना है। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि जब मिशन मंगल की जैसे आपने अभी बात की, उस फिल्म के अंदर एक बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बट आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था उस फिल्म से? और दूसरी चीज़ ये कि अक्सर हम लोग कमर्शियल राइटिंग करते हैं लोगों को, जहाँ पर लोग खुश होते हैं, ऑफ कोर्स टू इम्प्रेस पीपल कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, पर आपने जब भी कभी राइटिंग की, कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपने डिज़ाइन किया शायद लोगों को पसंद नहीं आया पर आपके दिल के बहुत करीब है, ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसी कोई कहानी? एक्चुअली मूवी अभी आई नहीं है। अभिषेक बच्चन का एक फिल्म मैंने लिखी है, हालांकि वो रीमेक है, लेकिन आई होप वो जल्दी आए। वो मुझे बेहद पसंद है कैरेक्टर। It's a movie about this one guy in front of the camera, just one character you see in front of the camera for 1 hour 45 minutes. It's an interrogation story. So I remember writing this and I remember telling about this and people were like, ऐसा boring नहीं हो जाएगा? I said you have to watch that how, you know, आप एक character के साथ कैसे film बना सकते हो. So to answer your question of, I do not have any character जिसके बारे में दूसरों को नहीं पसंद आया हो और मैंने लिखा हो. लेकिन coming back to your question of कि मिशन मंगल में कौन सा favorite है, right? हाँ, हालांकि हमें क्रिटिसिज्म में
विद्या बालन ने साड़ी क्यों पहनी थी ये क्रिटिसिज्म भी आया था बहुत, तो दैट आई वुड से कि बहुत वियर्ड क्रिटिसिज्म आते हैं जिसमें विद्या बालन को साड़ी क्यों पहनाई, सोनाक्षी सिन्हा क्यों ऐसे घूम रही थी. सो नाउ आई हैव स्टार्टेड टेकिंग इट यू नो विद I don't care about it much कि criticism क्या है क्या नहीं, unless it's very constructive. मेरा favorite character I cannot really say which one, क्योंकि आप सारे characters सारे in fact सिर्फ एक एक scene के लिए भी जो characters आते हैं आप वो बहुत दिल से लिखते हो, क्योंकि आप उनके नाम भी लिखते हो. मतलब एटलीस्ट मैं लिखती हूँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग ना कि मैन इन द ऑफिस, आई विल गिव देम अ नेम लेटर ऑन, ताकि वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो जब सब लोग पढ़ें. बट आई लाइक टू गिव देम नेम. सो व्हेन आई गिव देम नेम आई हैव गिवन देम अ पर्सनैलिटी. So I have worked on their personality. That means at the back of my mind there is always a personality for that guy. So अगर वो एक scene में भी आ रहे हैं तो they are important. So all the characters are there which I like. All the characters in my script I love. क्या बात है. आप में से कोई अगर मुझे बताना चाहे कि मिशन मंगल में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन रहा? अक्षय कुमार. क्या बात है. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि जैसे आपने अभी बताया कि आप कैरेक्टर्स कैसे डेवलप करती हैं, आपके बैक ऑफ माइंड वो चलते रहते हैं, उनको एक नाम देना यानी एक पर्सनल टच भी आ जाना. पर क्या कभी ऐसा होता है कि दो कैरेक्टर्स आपस में, क्योंकि हम लिख रहे हैं, हम कंटिन्यूस लिख रहे हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में लिख रहे हैं, तो होता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मिलने लग जाता है या कहीं पे एक शेड आने लगता है, सेम शेड आने लगता है. तो हाउ डू यू मैनेज दैट, मतलब वो कैरेक्टर्स आप कैसे फिर डेवलप कर पाती हैं? That's very interesting क्योंकि I also remember talking about it as an audience भी जब मैं movies देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे सारे characters एक जैसा बात कर रहे हैं. कुछ films ऐसी हैं जहां हम देखते हैं कि सारे characters एक जैसा क्यों बात कर रहे हैं, because probably एक जन ने लिखा है और वो dialogue उनकी तरफ से सारे characters, सारे characters को एक ही जैसे dialogue मिल गए. But मेरा प्रोसेस ऐसा है, मैंने अभी एक फिल्म लिखी है ब्रिज जो आने वाली है और आर माधवन के साथ, तो वो प्रोसेस में भी जब मैं लिख रही थी तो आई वाज मेकिंग श्योर दैट आई एम टेकिंग माय टाइम. मेरा प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मैं सारे कैरेक्टर्स एक साथ नहीं डेवलप कर पाती हूँ. मेरा एक पर्सपेक्टिव से चलती है. मोस्टली व्हाट हैपेंस इज कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स हैं. एक कैरेक्टर से एक पूरे पर्सपेक्टिव में आई कंप्लीट, आई गो बैक, आई राइट फ्रॉम अदर कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव. बाय द टाइम वो जो दूसरे तीसरे कैरेक्टर्स हैं वो सब वहाँ प्रेजेंट रहते थे पर उनका वॉइस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. जब तक मैं एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से उसको स्ट्रॉन्ग बना रही थी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्केच कर रही थी और लिख रही थी, आई गो बैक एंड आई री राइट. इसलिए राइटिंग इज ऑलवेज री राइटिंग, राइट. So I go back, I rewrite and now I see कि जो मेरा दूसरा कैरेक्टर है उसका वॉइस कैसा आ रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अगर उसका पर्सनालिटी कैसे डिफरेंट है मेरे जो मैंने एक कैरेक्टर बनाया है उससे. एक कैरेक्टर A is how is different from character B is how is different from character C. Sometimes you get lucky and writing is hit and miss. Sometimes you get lucky, some days you get lucky. आपको एक ही दिन में दो कैरेक्टर्स का वॉइस आ रहा है, आप लिख रहे हो, उनकी अच्छी जुगलबंदी चल रही है. किसी दिन ऐसा होगा कि आपने कुछ लिख दिया, आप नेक्स्ट डे का आपने कहा अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, राइट, फिर आपने वो पूरा बदल दिया. सो आई कीप ऑन एडिटिंग अनलेस आई सी कि सारे कैरेक्टर्स के पास कुछ डिफरेंट पर्सनालिटी है, कुछ डिफरेंट ट्रेट्स हैं. अदरवाइज इट कैन वेरी वेल हैपन कि मैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल लिख रहा है तो वो एक जैसे सबके डायलॉग्स लिख दे. बट यू हैव टू कीप विजिटिंग एंड फ्रॉम एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू. द मूवी यू कैन नॉट मेक फ्रॉम everyone's point of view, it's always one point of view. But when you're writing you need to know कि मेरा जो कैरेक्टर B है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या चल रहा है. अगर वो फ्रेंड है तो उसका फ्रेंड का पर्सपेक्टिव से वो अपने फ्रेंड को कैसे देख रहा है. So by the time while I'm writing all these, I also get perspective of my characters. This might sound very crazy, but it's true. कि characters कई बार drive करते हैं आपकी story को, और characters
क्या सोच रहे हैं उससे आपकी कई बार सीन्स चेंज हो जाते हैं कि अरे ये कैरेक्टर ऐसा करेगा ही नहीं क्योंकि वो बोल रहा है ऐसा, राइट? सो इट साउंड्स क्रेजी दैट यू आर स्पीकिंग टू द कैरेक्टर, बट इट डज बिकॉज you have just involved yourself so much into the story that you start speaking to characters. So sketching out character ka pura sketches karna and everything is very important for me while I'm writing, so that they have their individual voices. और जब आप इतना इंडल्ज हैं किसी क्रिएटिविटी में, मतलब आप जो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रही हैं, एक एक कैरेक्टर के साथ जब आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होके कर रही हैं, तो कैसे आप एक कमर्शियल एस्पेक्ट और ये पर्सनल एस्पेक्ट जो आ रहा है उनको कैसे दूर रख पाती हैं एक स्क्रिप्ट के अंदर? लाइक कमर्शियल डिमांड्स हैं एक स्क्रिप्ट की, आपसे डायरेक्टर कुछ चाहते होंगे, प्रोड्यूसर्स कुछ चाहते होंगे, ऑफ कोर्स एक्टर्स का भी मतलब मुझे इतना पता नहीं है, बट उनका भी कुछ ना कुछ इंटरवेंशन होता होगा. तो हाउ डू यू मैनेज दैट पर्सनल वाला जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, और वहीं पर एक कमर्शियल एक्सपेक्ट भी है कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, तो वहाँ आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? So I got very lucky with the movie that I have directed. There are no songs except for the background song. So उसमें कोई item number नहीं है. Like it is very popular nowadays. So because वो क्यों नहीं है? Not because I don't want to, because I want to show to the world. Not क्योंकि मूवी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था. तो सिर्फ 2 बैकग्राउंड सॉन्ग्स चलेंगे, वो भी बहुत इमोशनल हैं, जो स्टोरी को फॉरवर्ड लेके जाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कमर्शियल एंड ब्लेंडिंग, आई थिंक ऑलरेडी इंडिया में आजकल सिनेमा ऐसा बन रहा है जो कमर्शियल और इमोशनल या इन सब चीज़ों को ना काफ़ी ब्लेंड कर चुका है. वो इंटीग्रेशन आ चुका है बिकॉज इट्स the movie, the cinema nowadays is not divided into art and commerce now, commercial cinema and art cinema. It's been combined and I'm very happy कि आप कहीं जाके कुछ सुनाते हैं तो बजट, मूवी का बजट कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है. That all depends on आप में एक्टर्स कौन से आ रहे हैं, क्योंकि बजट यूजुअली एक्टर्स से ही बढ़ता है. सो कौन से एक्टर्स उसमें काम करने वाले हैं, उनकी वैनिटी क्या है एंड ऑल दैट. बट यूजुअली जब मैं नरेशन करने जाती हूँ तो आज तक एटलीस्ट मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है जहाँ किसी ने बोला हो कि ये बहुत आर्ट लग रहा है, ये कमर्शियल फिल्म नहीं है, कमर्शियल फिल्म करने के लिए हम इसमें ये डाल देते हैं. तो वो मेरा एक्सपीरियंस अभी नहीं रहा है. एंड आई थिंक बधाई हो और इन सब के बाद से तो सारा सिनेमा मिल गया है, पेसिंग बढ़ चुकी है सिनेमा की. बिकॉज अर्लियर लाइक इन द पैनल डिस्कशन ऑल्सो वी had this discussion कि एक्सपोजर इतना बढ़ गया ऑडियंस का भी, फिल्म मेकर्स का भी, कि मूवी स्टाइल थोड़ा नरेटिव स्टाइल. एंड नरेटिव आई डोंट मीन सम एक तरफ या दूसरा तरफ. बाय नरेटिव आई मीन मूवी टेलिंग का स्टाइल चेंज हो गया है. सो पूरा इंटीग्रेशन आ चुका है. सो आई थिंक इट्स नॉट आर्ट एंड कमर्शियल फिल्म्स नाउ. मुझे इसके साथ ये भी लग रहा है कि इट्स नॉट अबाउट आर्ट एंड कमर्शियल फिल्म, इट्स मोर अबाउट योर वर्क, क्योंकि आपने इतनी राइटिंग कर ली है, मतलब आप जैसे पहले से भी बता रहे हो, और एक एक कैरेक्टर के पीछे जब आप इतना काम करते हो तो ये ईजी हो जाता है डिफाइन करना भी और समझ पाना भी. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, या जो मेरे दिमाग में जो चल रहा है कि हम में से कई लोग क्रिएटिव ब्लॉक्स से होकर गुजरते हैं. मीन्स वाइल राइटिंग अ स्क्रिप्ट होगा, आपको भी होता होगा कि नहीं मुझे इस डेट पे इस टाइम तक चाहिए है, बट क्या आप ये फेस करते हैं क्रिएटिव ब्लॉक्स, और आते हैं तो आप क्या करते हैं फिर उसके लिए? नो, नॉट रियली. आई डोंट नो, आई एम थैंकफुल टू गॉड, अभी तक तो नहीं हुआ क्रिएटिव ब्लॉक. आई थिंक उसका जो रीज़न मुझे लगता है शायद ये भी हो सकता है कि आपको डिसिप्लिन राइटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप अगर अपने दिमाग को ट्रेन कर देते, फॉर एग्जाम्पल आप एवरी डे फ्रॉम 10 to 12 लिखते हैं, कुछ भी टाइम लीजिए, 10 to 11, 10 to 12, 2-3 घंटे जितना भी, आप एवरी डे आप उसी टाइम पे बैठेंगे लिखने के लिए, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता ही है कि सब भूल के हमें यही करना है. Subconsciously it will just pull out all the experiences you have had, everything that you have read, everything that you have seen
फेल्ट एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, वो उस टाइम पे आएगा आपको। और अटकते हैं ज़रूर, लिखते वक्त लिख रहे हैं कुछ, आज नहीं बना, so that's not really a part of creative block. It's more like your brain is wanting more, right? तो आप लिखो, लेकिन और जब आपका नहीं मन है ना, तब भी आपको लिखना चाहिए, तब भी आप वो 10 to 12 बैठो, आप लिखो, नेक्स्ट डे आप उसको पूरा स्क्रैप कर दो, आपको पसंद नहीं आया आप चेंज कर दो, पर आप लिखते जाओ, क्योंकि दैट इज हाउ वो एलिमिनेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस, राइट? क्या नहीं चाहिए, हो सकता है आपको आज ये नहीं पता हो क्या चाहिए, पर क्या नहीं चाहिए वो भी तो पता लगता जा रहा है, राइट? सो देयर कम अ पॉइंट जहाँ आपको ये पता लगा, ठीक है ये सब चीज़ें तो नहीं चाहिए थी, लेकिन ये था जिसके लिए मैं इतने दिनों से लिख रही थी, या आई वॉज लुकिंग फॉर इट एंड फाइनली आई गॉट इट। बहुत अच्छा एक समय आता है जब आप पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको ये रियलाइज होता है कि ओ मैंने तो जब शुरू किया था सोचा भी नहीं था दैट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जब मैंने पेज 50 पे एक डायलॉग लिखा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो डायलॉग पेज 90 पे कहीं अफेक्ट करेगा, बट इट जस्ट डज। दिस इज हाउ characters and plot, it's always telling you कि this is my journey, take me to this path, you know. It might sound very technical or sometimes very philosophical, but it does happen to everybody. If people write here, they would know what I'm talking about. But you have to make sure, because procrastinating is something जो हर creative person कर सकता है, but I would say कि उसको आप अपने life से delete करो और just अपना एक discipline बनाओ। Every day I have to fill in the pages. No matter पसंद आए नहीं आए, you have to fill in the pages. मेरा अगला सब मतलब मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि आप हमारे जितने भी यहाँ पे एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनको क्या टिप्स देंगे, तो आपने वो कह ही दिया कि हमें एवरीडे राइटिंग बहुत ज़रूरी है। मुझे एक और बात जाननी है आपसे। एक्चुअली ऐड टू इट, वैसे तो इंडिविजुअली राइटर्स को ऐसे इंडिविजुअली इट्स वेरी डिफरेंट फॉर एवरी राइटर, बट पेशेंस रखना, सेल्फ डाउट आना, ये बहुत कॉमन है, बट जस्ट कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ। द रीज़न बीइंग, हो सकता है आज आप वो स्टोरी जिसको सुना रहे हैं उसको स्टोरी पे भरोसा नहीं हो, पर यू विल फाइंड योर पीपल। I'll give you a little anecdote of जब मैंने अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखी थी, तो मेरे प्रोफेसर ने, जब हम फाइनल सबमिशन करते हैं तो वैसे मैं आई वॉज़न्ट द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ माई प्रोफेसर। उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगता था मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं, उनको समझ नहीं आता था। जैसे मैंने अगर चाय की गुमटी या वो टपरी की लिखा तो वो बोलती थी ये क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने एंडिंग में हर जगह स्टूपिड कैरेक्टर, स्टूपिड सीन ऐसे लिख के दिया था। तो फर्स्ट रिजेक्शन था, आप यू कीप योर हार्ट आउट और कोई ऐसा लिख के दे रहा है आपको, बड़ा बुरा लगता है। लेकिन वहीं मेरे क्लास में 3 क्लासमेट्स थे जो एशिया के थे, उनको मेरी स्क्रिप्ट बड़ी पसंद आई, वो हमेशा बहुत तारीफ़ करते थे। तो मुझे समझ आया कि एक चीज़ और जो न्यू राइटर्स को बोलना चाहूँगी कि आपका एक ऑडियंस होता है, आपकी राइटिंग का, आपके थॉट प्रोसेस का, आपकी स्क्रिप्ट्स का। नॉट नेसेसरली 100% लोगों को पसंद आएगी। कुछ स्टोरीज होती हैं जो मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट करती है, बट नॉट नेसेसरली कि आपकी स्टोरी सबको रेजोनेट करेगी, राइट? सबके साथ रेजोनेट करेगी। सो डोंट बी डिसहार्टेंड अगर किसी को नहीं पसंद आई तो इट्स ओके, क्योंकि कोई होगा ऑडियंस जिसको आपकी स्टोरी भी पसंद आएगी। सो दैट इज समथिंग आई इन वेरी अर्ली stage of my life where I didn't even thought कि मुझे स्क्रीन राइटर बनना है। I was just taking classes and all। वहाँ ये बहुत अच्छा लेसन मुझे मिल गया था। ये लेसन के साथ ही मुझे ये भी बात बताएं आप कि आप कहानी लिखना और स्क्रीन प्ले, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, 2 डिफरेंट थिंग्स। तो कहाँ से आप एक स्टोरी को स्क्रीन प्ले पे लेके जा रहे हैं, मतलब कैसे उसको आप, वो प्रोसेस क्या होता है कि हम एक कहानी लिख रहे हैं, कहानी के किरदार लिख रहे हैं और फिर हम उसे स्क्रीन प्ले पे लेके जा रहे हैं जिस पर एक फिल्म बन जाएगी।
तो वो कैसे होता है, वो डिफरेंशिएट कैसे होता है, या आप कैसे करते हैं, या उसको डेवलप कैसे करते हैं आप? Technically, though, I don't know if I'll sound very technical on this or not, but story is, see, story, upar se, so when I develop something, I always work with story. There are friends of mine जो फर्स्ट सीन से लिखना शुरू कर देते हैं और उनको पता नहीं होता है वो कहाँ जा रहे हैं, वो बस चलते जाते लिखते जाते हैं. But I don't think so I'm that talented. So what I do is I always try to write a story first. आप 5 पेजेस की स्टोरी लिखें, 10 पेजेस की स्टोरी लिखें, लेकिन किसी भी चीज़ में डिटेलिंग नहीं है, बट मुझे मालूम है कि मेरा कैरेक्टर यहाँ ए से शुरू करेगा और बी पे ख़त्म करेगा. उसके बीच के जो सारे फन एंड गेम्स हैं वो मुझे सारे हर्डल्स देखने हैं, एंड वाइल आई एम राइटिंग इट विल कम टू मी. So from story point of view, मैंने characters, I have to work on my characters, I have to work on इसकी पूरी journey and everything. So उसको screenplay में लिखने में you have to make sure, क्योंकि थोड़ा tangible भी होना चाहिए, right? I cannot just write for the sake of writing कुछ, for example, एक phrase है जिसे कहते हैं show don't tell, but कुछ समय ऐसे भी होते हैं जहाँ पर यू हैव टू टेल, यू जस्ट कांट बी शोइंग. हर चीज़ आप शूट करके दिखा नहीं सकते पूरा बैकग्राउंड उनका, राइट? तो कभी कभार डायलॉग्स में भी आप ये निकालते हैं कि हाँ ठीक है बचपन में ऐसा हुआ था. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक शोइंग एंड टेलिंग. So transitioning from story to screenplay happens when you have really worked on the story first. अगर आपके सारे points meet हो रहे हैं, and when I say it's a very structural thing to say, but मैं कभी भी जब अपने screenplay या story में अटकती हूँ तो I go back to what I have studied as a structure format. Not necessarily कि मैं वो rules follow करके ही मुझे अपना screenplay लिखना है, but it's पर वो मुझे ज़रूर इस चीज़ में हेल्प करता है कि कहीं मैं अटक गई तो मुझे अच्छा हाँ मैंने शायद वांट उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया है, दिस इज़ वाई समवेयर इन द सेकेंड एक्ट मैं कहीं अटक गई हूँ. सो आई गो बैक, आई चेंज दैट एंड आई सी कि अब इसकी जर्नी कैसे जा रही है. सो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्टोरी में बहुत ही आपका ऊपरी चीज़ें चल रही हैं. जब आप स्क्रीन प्ले पे जाते हो तो आपकी एक एक सीन आपको दिखाई दे रहा है अब, राइट? सो एवरी सीन हैज़ टू मेक सेंस, every scene has to take the story forward. So now what you do is story से भी screenplay लिखते लिखते आपके बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, you know. So screenplay is something that when it's on the script, like for example when it's on the pages, you know, like 100 pages आपके सामने पड़े हैं तो आपको वहीं दिख जाता है कि ये पूरी फिल्म कैसी दिखने वाली है, राइट? बिकॉज उसमें एक्शन, डायलॉग, सब चीज़ें मेंशन हैं. तो आपको दिख रहा है कि ये सीन अब कैसे प्ले आउट होने वाला है, कैसे कोरियोग्राफ होने वाला है. एंड बिकॉज आई ऑल्सो राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक डायरेक्टर स्क्रिप्ट, बिकॉज मैंने बहुत शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स करती हूँ, तो आई नो कि अब ये मैंने स्क्रीन प्ले में ये सीन लिख दिया है, आई नो इसका अफेक्ट आगे जाके मुझे 50th सीन पे कैसे अफेक्ट होने वाला है. सो ट्रांजिशनिंग फ्रॉम स्टोरी टू स्क्रीन प्ले इज लाइक आपके पास कोई चीज़ है जो अब आप पूरा स्ट्रेच करके डिटेल में करने वाले हो. ये ऐसा कहा भी जाता है कि जो बहुत अच्छे राइटर्स होते हैं वो बहुत अच्छे डायरेक्टर भी होते हैं, क्योंकि एक विजन है, आप विजन के साथ लिख रहे हैं. तो अब आपकी डायरेक्टर की जो जर्नी है वो भी शुरू हो चुकी है, तो आप ज़्यादा इन्जॉय क्या करते हो, राइटिंग, डायरेक्शन या स्क्रीन प्ले, क्या? वेल सी आई थिंक द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो जर्नी वहीं से, तब आई सैट ऑन द डायरेक्टर्स चेयर. So that was my first experience as a director. But जब हम शॉर्ट फिल्म बनाते हैं तो ऑफ कोर्स क्रू बहुत छोटा होता है, नंबर ऑफ डेज बहुत छोटे होते हैं, तो वो टायरिंग नहीं होता है इतना. 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में आपने शॉर्ट फिल्म बना ली, 10-15 के क्रू के साथ ख़त्म हो गया. इट्स नॉट वेरी एग्जॉस्टिंग. पर एक फीचर फिल्म बनाना जहाँ 150 का क्रू है और आप 2 महीने से यू नो कंटिन्यूसली एवरी डे 9 to 5 जॉब की तरह उठ के जाते हो एक पर्टिकुलर टाइम पे और 12-12 घंटे की शिफ्ट्स करते हो, इट्स वेरी वेरी टायरिंग. तो वाइल आई एम शूटिंग आई थिंक
राइटिंग ही अच्छा था एंड व्हेन आई एम राइटिंग आई वांट टू डायरेक्ट दैट सो इट्स ऑलवेज व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सो एग्जॉस्टेड, यू आर लाइक नहीं यार वो ज़्यादा अच्छा था, मैं वो ही कर लेती, बट देन यू कम बैक, यू राइट योर ओन स्टोरी एंड देन यू वांट टू डायरेक्ट दैट स्टोरी. आप कितनी बार ऐसे डायरेक्टर से हो जाता होगा ना कि मैंने तो ये सीन इतना अच्छा लिखा था, इसको ऐसे क्यों कर दिया, ये यहाँ से एडिट क्यों हो गया, ये यहाँ से कट क्यों गया, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? Through all my experience of short film, corporate films and the feature film that I have directed, I'm sorry, your question was कहाँ से? किसी और ने, किसी मतलब और ने? आपका लिखा हुआ Oh. कोई और डायरेक्ट कर रहा है और Oh, उसने oh, आपके like that. लिखावट में कहीं कुछ कैची चला दी हो वैसा तो एक्चुअली मैंने 2 ही फिल्म्स लिखी हैं. तो मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर का पूरा हक होता है स्क्रिप्ट पे, बिकॉज सी एज अ राइटर इट्स माई ड्यूटी कि ये जो विजन है वो डायरेक्टर का ही आना चाहिए. इट कांट बी अ राइटर्स विजन, समबडी एल्स डायरेक्टिंग इट. फिर वो जेन्युइन और ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती, राइट? अगर उनका कन्विक्शन ही नहीं है किसी सीन में तो वो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो व्हेन आई वाज राइटिंग फॉर दिस अभिषेक बच्चन्स फिल्म आल्सो, सो वेरी वेरी एक्सपीरियंस एंड अ गुड डायरेक्टर आर पार्थिबन फ्रॉम तमिलनाडु, ही इज अ तमिल डायरेक्टर. उन्हीं की फिल्म का रीमेक था ये. आई थिंक वी फॉट अ लॉट बिकॉज आई वॉज थिंकिंग नहीं ये कैरेक्टर ये बोलेगा तो यही बोलेगा, क्योंकि हमने वो कैरेक्टर यूपी में सेट किया है एंड आई एम स्पीकिंग अबाउट कि हिंदी में इसको ऐसे ही बोलते हैं, बट ही कांट डायरेक्ट इट, राइट, unless he is very convinced. Then I had to come to a point and a realization of ki we have to blend and we have to come to the same page. So we would have like really long discussions on कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, but at the end I would succumb to the pressure of, not the pressure, I would give into कि because वो उनको direct करना है, he knows best. So I think writers have to write through director's vision. ओके. अब मुझे आप बताइए, आपने ही आपके अभी बताते बताते एक बहुत अच्छा एक जिक्र किया कि समटाइम्स आपको ये मान लेना होता है कि हाँ डायरेक्टर के ही विजन से होना चाहिए, बट व्हेन यू आर डायरेक्टर, आपने कभी ऐसा किया कि किसी और के स्क्रिप्ट पे आपने डायरेक्शन किया है? No. करना not till चाहेंगे now. आप? No, but I had a couple of writers with me on my script, and but they were graceful enough to let me lead. Also because that was my story, and most of the time these short films or corporate or the feature film, these are all my ideas and stories. So I have had very friendly co-writers with me, and yeah, they believe in my vision, so they have let me do it. Although a couple of projects had come to me, जो script ready थी, actors ready थे, and they were asking me to direct it. So when I asked them that, you know, ये मैं नहीं direct कर पाऊंगी क्योंकि probably मेरा point of view ये character से नहीं मिलता है, तो can we change it to something else? Can we change it to something else? And I wasn't allowed, so I didn't do the project because I knew कि ऐसा कोई project जो मेरा voice ही नहीं होगा, वो मैं direct नहीं कर पाऊंगी, और वो दिखेगा आपको screen पे, दिख जाएगा कि ये कुछ convincing नहीं है, ये बहुत superficial चीज़ की गई है because गलत आदमी ने direct कर दिया है. ओके. ये होता होगा कि पैरेलली आप 2-3 स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसे आप बायफर्गेट कैसे कर पाते हैं? मतलब 3 अलग चीज़ें, 3 अलग कहानियाँ, 3 अलग कहानियों के बहुत सारे किरदार, तो वो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हो? ये आई थिंक मनीषा जी को बताना चाहिए, इन्होंने बहुत स्क्रिप्ट्स में काम किया है. मैंने नहीं ली है बहुत सारी स्क्रिप्ट्स काम करने के लिए. मैं अच्छा टाइम लेना चाहती हूँ जब मैं कुछ लिखती हूँ, तो मैं एक टाइम पे एक स्क्रिप्ट पे करती हूँ. आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं पर वो प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं रहते हैं. तो सो आई थिंक I think if you can manage, if you are that talented, people do it, and I've seen it, people doing it beautifully. But if you can't, then just, मतलब you can take it easy or one script at a time. ओके. आप पर्सनल लाइफ
और ये वाले इतनी रोज़मर्रा की बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ जैसे आपने खुद भी बताया, ये दोनों चीज़ें बैलेंस कैसे हो पाती है? बिकॉज आई हैव सीन पीपल कि अगर हम किसी काम में हैं, ये तो क्रिएटिव फील्ड वाला काम है, पर हम में से कई लोग जो रोज़मर्रा के काम भी करते हैं उसमें हम इतने खो जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो काम हमारी पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करने लगता है. पर्सनल लाइफ इज़ पर्सनल चॉइसेस, उस पर इफ़ेक्ट करने लगता है. तो आप ये कैसे कर पाते हैं? No, true. Actually, also being a writer, I can't say about other departments, but being a writer and a director, ये बहुत ही sometimes, I wouldn't say always, आपको बहुत isolate कर देता है. But you need to ask for help. As I would say, I was a person who would never ask for help. Nothing. Like if I have to do something, I have to do on my own. मैं किसी की help नहीं लूँगी. But later you get exhausted. You have to realize that you have to ask for help. अगर घर में कोई like I have a family और घर में कोई देख सकता है, कोई कुछ कर सकता है, तो आप उनकी help लीजिए, because it just isolates you, right? There are days when I'm like only for two hours I'm writing and then I'm happy, I'm out of it. But there are weeks where I stay in that zone जहाँ वो subconsciously character दिमाग में चलता रहता है. Sometimes आपको 2-2 दिन चाहिए होते हैं जब आप अपने रूम में रहते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा वो character में deeply involve हो चुके हैं कि अब आप वहाँ से निकलेंगे तो वो टूट जाएगी कड़ी, ऐसी feeling आती है. So I think अब जाके मैंने ये स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन थोड़ा कोशिश की है कि ठीक है, राइटिंग के टाइम पे राइटिंग और बाकी फिर यू नो लाइफ भी तो एंजॉय करनी है. यू कांट जस्ट बी राइटिंग एंड जस्ट लिविंग इन द इमेजिनरी वर्ल्ड. बट आई थिंक it is very difficult, but you need to ask for help. You need to tell people, see, this is what is happening, because unless you explain, sometimes I tell my mother also कि आप ना मुझे 9 बजे के बाद फ़ोन करना, क्योंकि तब तक मैं लिख रही होंगी कुछ, और एक फ़ोन आया और मेरा वो कड़ी टूट गई, you know, कोई थॉट था और वो चला गया. So you need to clarify to people that ठीक है, इतने से इतने बजे तक मैं लिखने वाली हूँ, do not disturb me, और फिर उसके बाद I'm free. And so you have to communicate. Basically, you're a writer, you can communicate, and just communicate to people that, you know, I'm writing right now, so do not disturb me. Lekin I can totally understand that there are people, they might also be working, right? And then they are writing. So again, like I said, that build a discipline. आप 1 घंटा 2 घंटा रोज निकाल के लिखने की कोशिश कीजिए. सबकॉन्शियसली भी अगर वो कैरेक्टर आपके यहाँ बैठा हुआ है, आप कुछ आईटी में काम करते हैं, कहीं काम करते हैं, आप घर आके अपने नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी, लेकिन वो 1 घंटा ज़रूर दीजिए राइटिंग में. थैंक यू सो मच मैम. मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, पर आप में से कोई अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो यस प्लीज़. If I have understood your question correctly, I don't know, maybe if I'll answer you, you can tell me if I've understood it correctly. But see, आपको सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि स्टोरी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है, राइट? I have realized one thing कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, मेरे फ्रेंड ने पढ़ा, पर वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी लिख रहे हैं और मैं किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी लिख रही हूँ. तो मेरा जो मेन कैरेक्टर है वो डिफरेंट होता है, उनका मेन कैरेक्टर डिफरेंट हो जाता है. तो जो भी आपने बोला, एक मेन कैरेक्टर और एक फ्रेंड कैरेक्टर है, राइट? तो अभी आप फ्रेंड कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्टोरी अगर नहीं लिख रहे हैं, जो कि हो सकता है, दैट्स नॉट पॉसिबल, आप जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले स्टोरी लिख रहे हैं ना, आप उससे क्लैरिटी बना लीजिए, और फिर आपका जो मेन कैरेक्टर है उसकी वॉइस को पकड़िए. आप सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स स्केच कीजिए, तब you will realize that
these are different characters, they will speak differently. तो you will not get confused between कि ये भी सेम चीज बोल रहा है, वो भी वैसा ही टाइप का कुछ बोल रहा है, because now you know वो दोनों दो individual characters है, right? I always believe naming them is something for me that really helps. अगर मैंने एक बार नाम दे दिया है तो वो कैरेक्टर ना मेरे दिमाग में चलता रहता है, फिर उसकी पर्सनालिटी बनती रहती है. तो आप एक बार नाम दे के उसके कैरेक्टर के बारे में सोचिए, वो दिखता कैसा है, वो खाता क्या है, उसे खाने में क्या पसंद है. दीज आर वेरी डिटेल थिंग्स, नॉट दैट यू सिट एंड यू थिंक, बट आप कुछ और काम कर रहे हो और आप सोच सकते हो, राइट? तो आप वो कैरेक्टर्स को पहले डिफरेंट बनाइए, उसके बाद उनकी जर्नी आप लिखेंगे ना तो वो हमेशा डिफरेंट ही निकल के आएगी. उनका बैकग्राउंड स्टोरी जरूर सोचिए. आई होप आप, हाँ सर प्लीज. शायद आप थोड़ा लेट हुए हैं, मैम ने ये बताया था, बट फिर भी मैम. हाँ, I'll repeat. आपने जो बोला सर, इसका वही है, अगर आप डिसिप्लिन बना के रखेंगे तो ये मेरे साथ हुआ है कि जब जितनी बार वो डिसिप्लिन बनाने में आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने कितने भी लग सकते हैं, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल खुल जाता है उस टाइम पे. इट्स ओपन एंड इट्स ओनली थिंकिंग अबाउट राइटिंग देन. तो समहाउ वो केमिकल्स हिट करते हैं कि हाँ अब मुझे एकदम क्रिएटिव होना और मुझे लिखना है. तो डिसिप्लिन एक चीज़ है जो मुझे लगता है अगर राइटिंग के लिए किसी को प्रॉब्लम होती है कि अरे मुझे कुछ ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो आप ये कोशिश करके देख सकते हैं. एंड आई एम प्रिटी श्योर कि यू हैव टू कीप राइटिंग. तो अगर आप लिखते रहेंगे, एक टाइम पे लिखेंगे. मैं ज़रूर लिखती हूँ, मैं 10 to 12 30 रोज़ लिखती हूँ. नॉट नेसेसरली अगर मैं लिख नहीं रही हूँ, कुछ बन नहीं रहा है, थोड़ा लिख के मैं उसमें उस टॉपिक पे रिसर्च कर लेती हूँ, पर मैं वो डेडिकेटेड टाइम डेफिनेटली अपने राइटिंग और रिसर्च में देती हूँ. यस. I think it's very subjective. Like art is very subjective, and it all depends on what kind of story you're writing. अगर वो कैरेक्टर का मोटिवेशन वो रिवेंज स्टोरी है तो डेफिनेटली बहुत ग्रूसम कुछ हुआ होगा, इधर बहुत ही ग्रूसम क्राइम हुआ होगा, मर्डर या और भी जो चीज़ें हैं, अगर वो रिवेंज स्टोरी है तो. लेकिन अगर सिर्फ रिजेक्शन पे है, हम कुछ लाइक फॉर एग्जांपल चक दे की हमने पहले बात की थी, चक दे इंडिया टाइप की कोई फिल्म है जहाँ उनके साथ ट्रेजेडी डिफरेंट तरीके से हुई है, राइट? उनका ऑनर की बात आ गई है, जहाँ उनको गद्दार बोला गया है, वहाँ उनको अगर अपने आप को प्रूव करना है तो दैट इज़ अ डिफरेंट जर्नी, राइट? सो आई थिंक इट्स वेरी सब्जेक्टिव. आप किसी भी ट्रेजेडी, किसी भी चीज़ को आप बहुत इमोशनली दिखा सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका कैरेक्टर क्या है, क्या आप उस चीज़ को किस तरीके से दिखाते हैं. So yeah, to answering that question, art is very subjective. So it all depends on कौन किस चीज़ से किस कैरेक्टर को मोटिवेट करना चाहता है to walk on that journey. हाँ. आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज लाइक आई सेड. मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको अपने कैरेक्टर्स को मारने में मजा आता है. हाँ 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 हाँ.
ओके, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, मैंने एक बार देखी थी सबटाइटल्स के साथ. तो इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, देखिए उसमें दो तीन चीज़ें हैं सायराट के एग्जाम्पल में. एक तो वो उन्होंने कॉन्ट्रास्ट बताया है, राइट, कि एक तो हम यहाँ पर लव स्टोरी दिखा रहे हैं, बट दैट लव स्टोरी इज बिटवीन दीज टू पीपल विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. सो द होल पॉइंट जो आपको ट्विस्ट एंडिंग में मिलता है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट. Had they not given, वो एक happy love story होती, but they were, I think, talking about the class or the caste, right? Yeah, they were talking about the caste. So it's not like we are not seeing that in real life. We do, right? Cinema is heavily inspired by the real life incidents. So again, this is a decision of the director and the writer, that how they want to make a twist and वो क्या दिखाना चाह रहे हैं सिनेमा में, राइट. सो वो ट्विस्ट जो है, आई थिंक वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि इन्होंने इतनी, इनके बीच में लव हुआ, इन्होंने भाग के शादी कर ली, फिर भी सोसाइटी ने नहीं छोड़ा, उन्होंने वापस आके रिवेंज लिया वो सोसाइटी में. और फॉर व्हाट? कॉलिंग की हमारी दिस इज लाइक एन ऑनर किलिंग, राइट, हमारी इज्जत whatever कर दी, राइट. सो आई थिंक दैट इज अ डिसीजन फ्रॉम द डायरेक्टर. आपको क्या लगता है कि अगर मारते नहीं तो क्या कर सकते थे? हाँ हाँ, that's why it's called tragedy, no? हाँ, like somebody dying. No, we have amazing examples of, when I say Chuck Day, or when I talk about 12th fail, it was, right, I'm sorry, it was pass or fail, it just slipped my mind. आप उसमें देखेंगे तो वो सब इंस्पिरेशनल फिल्म्स है, उनकी भी ट्रेजेडी हुई है, पर वो ट्रेजेडी आप, क्योंकि कोई मरा नहीं इसलिए आपने सोचा नहीं कि ये ट्रेजेडी है, राइट. रिजेक्शन इज ऑल्सो हार्ट ब्रेक एंड इट्स ऑल्सो अ ट्रेजेडी. लाइक आई गिव एन एनेक्डोट ऑफ कि मेरे टीचर ने, प्रोफेसर ने लिख दिया था कि यार स्टूपिड characters. That is also a tragedy in my life, right? That was the first rejection I got on my first script. But how do I put it across that, and how do people take it? People will not take it as a tragedy, no. You only call it tragedy when somebody dies. So that becomes a perspective. But I would say that sometimes to show the contrast, revenge films तो obviously आपको किसी को मारना पड़ता है या बहुत ही कुछ gruesome crime या act करवाना पड़ता है. Otherwise, why is there a revenge, right? So it's very subjective. It's film to film based, I would say, yeah. और कहीं ना कहीं सैराट का आई गेस आइडिया वाज ऑनर किलिंग ओनली. उस सब्जेक्ट पे ही पूरी फिल्म बनी थी. अब वो डायरेक्टर का चॉइस है कि उसने वो एकदम लास्ट में दिखाया. That is true. तो ये भी हो सकता है. यस सर. हाँ, ओके, इंटरेस्टिंग, बिकॉज जी जब मैं कास्टिंग डायरेक्टर के साथ काम करती हूँ तो मैं उनको पूरा कैरेक्टर स्केच बना के देती हूँ कि ठीक है, ये कैरेक्टर जो है वो, हाँ जी, स्केच मतलब ऐसा दिखता कैसा है नहीं, स्केच मतलब, हाँ सॉरी, हाँ ओके, स्केच मतलब उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स. तो अगर मैंने उन्हें बोला कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो मेरे हीरो का फ्रेंड है, सबमिसिव है, ज़्यादा अपना ओपिनियंस देता नहीं है, तो बट एट द एंड उसका एक मोनोलॉग आएगा जहाँ पर वो हीरो को बताता है कि वाई ही इज़ डूइंग रॉन्ग फॉर व्हाट ही इज़ डूइंग रॉन्ग. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. तो अकॉर्डिंग टू दैट स्केच ही विल गिव मी अ फ्यू ऑप्शंस कि, और फिर हम उनके ऑडिशंस टेप दिखाते हैं वो. तो अगर फॉर एग्जांपल हमने उन्हें एक सीन दे दिया
एक्ट करने के लिए, फिर वो ऑडिशन करा के हमारे पास भेजते हैं। तो ये सारे काम कास्टिंग डायरेक्टर करते हैं। तो वो बहुत क्लोजली जुड़े हुए होते हैं स्क्रिप्ट से, बिकॉज लाइक ऑल द अदर डिपार्टमेंट्स इन द फिल्म, जिनको सबको एक पेज पे चलना पड़ता है डायरेक्टर के विजन को अचीव करने के लिए, कास्टिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उनको डायरेक्टर के विजन के हिसाब से एक एक्टर लाना पड़ता है, क्योंकि अगर मिस हो गया तो वो ऑडियंस को दिखाई देता है कि वो कुछ जम नहीं रहा था, राइट? हाँ जी, दिस इज नॉट राइटर, वो डायरेक्टर के विजन से जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स यूजुअली। तो जो डायरेक्टर को जो चाहिए होता है, कास्टिंग डायरेक्टर उस हिसाब से एक्टर्स के आपको प्रोफाइल भेजते हैं, ऑडिशंस भेजते हैं, और फिर उस पर राउंड्स होते हैं बहुत सारे। थैंक यू सर। थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन। स्क्रीन प्ले में आप बोल रहे हैं? तो उसके लिए भी ना एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक सबसे कॉमन स्ट्रक्चर जो है वो 3 प्ले एक्ट है, फर्स्ट एक्ट, सेकेंड एक्ट और थर्ड एक्ट। अगर आपके फर्स्ट 10-20 पेजेस आपके लास्ट 20 पेजेस में, फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट 20 पेजेस में आपने एक वर्ल्ड सेटअप किया है और आपके लास्ट 20 पेजेस में उसका रिजॉल्व नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपको आपके फर्स्ट 20 पेजेस चेंज करने पड़ेंगे, राइट? आपने एक प्रॉब्लम सेट की है फर्स्ट 20 पेजेस में, लेकिन आप जब लास्ट 20 पेजेस पढ़ते हैं तो उसका तो कोई रिजॉल्व नहीं है, कुछ नहीं, उसके बारे में मेंशन तक नहीं है। दैट मीन्स ये कहीं तो है जहाँ गड़बड़ जा रही है आपकी कहानी, स्क्रिप्ट या कैरेक्टर्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो बैक and rewrite the story. You have to rewrite the character's journey. Now talking about जो आप कह रहे हैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, यूजुअली फिल्म जब हम लोग लिखते हैं, एटलीस्ट जब मैं लिखती हूँ, तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में नहीं डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 3 एक्ट्स में डिवाइड करते हैं या मल्टीपल एक्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये तो बहुत ऊपर है 3 एक्ट्स में। तो फर्स्ट एक्ट और लास्ट एक्ट मैंने आपको बताया, जिसका सारे आंसर्स लास्ट में आएंगे, बीच में सारे हर्डल्स आते हैं उनको, राइट? एक बहुत ही कॉमन हीरोज जर्नी यही होती है कि उसकी एक रेगुलर लाइफ चल रही थी, अचानक से एक विलन आया उसकी लाइफ में, कुछ डिसरप्ट करके चला गया, किसी को मार के चला गया सॉरी। सो अब उसको वहाँ से रिवेंज लेना है। अब वो जाता है रिवेंज लेने के लिए, तो उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसको। तो अगर आप उसकी जर्नी पे ध्यान दें, अगर आप ये श्योर रखें कि आपका जो कैरेक्टर है उसका वांट क्या है, उसको डर किस चीज़ से लगता है, पर उसको चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, वो मर जाए लेकिन उसे ये चाहिए, उसे ये पाके ही रहना है, तब उसकी जर्नी जो है वो एक हीरो जर्नी बन जाती है। इसलिए हम उनको हीरो बुलाते हैं, राइट? कि ये हीरो है मूवी के, बिकॉज उनकी जर्नी जो है वो हीरोइज्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो उनका आप जितना स्ट्रॉन्ग आप उनकी वांट रखेंगे और जितना स्ट्रॉन्ग आप उनके लिए हर्डल डालेंगे, उतना कम बोरिंग होगा प्रॉबेबली द सेकेंड हाफ जो आप बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, टाइम भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हमें थोड़ा जल्दी वाइंड अप करना है, बट ऑफ कोर्स आई थिंक आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिले हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इनसाइटफुल, बहुत कुछ आपने बताया जो आई होप कि यहाँ जितने राइटर्स हैं उनके लिए बहुत मददगार होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।